आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लॉक एंड इनलाइन। ठीक है, लिस्ट टेबल पेज ये सारी चीजें हमने समझ लिया है। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। ठीक है, और कभी हेल्प लेना हो तो आप इस पे W3 स्कूल पे चले जाओ, उस टॉपिक में पर्टिकुलर दोबारा आप देख सकते हो। मैं तो सिर्फ इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको करके बता रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। तो चलिए समझते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एवरी HTML एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज। जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो एलिमेंट के जरिए हो रहा है, चाहे P टैग हो, चाहे H1 टैग हो, चाहे कुछ भी हो। द टू कॉमन डिस्प्ले वैल्यूज आर ब्लॉक एंड इनलाइन। दो तरह की चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं डिस्प्ले कराने के लिए। एक होती है ब्लॉक के फॉर्मेट में, दूसरा होता है इनलाइन के फॉर्मेट में। अब समझते हैं पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड द ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड सम स्पेस अ मार्जिन। मतलब चाहे H1 हो, चाहे P टैग हो, चाहे div हो, जब आप इस एलिमेंट को यूज करते हो ना तो बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले तो होता है, बाय डिफॉल्ट इसमें मार्जिन वगैरह आ जाता है, पूरा एक गैप आ जाता है। ठीक है ना, कुछ स्पेस ले लेता है। ठीक। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप टू द फुल विड्थ अवेलेबल स्ट्रेच, मतलब उसको जहां पे जितनी जगह मिलती है वो पूरा घेर लेता है, चाहे P टैग हो चाहे div टैग हो। ठीक है। टू कॉमनली यूज्ड ब्लॉक एलिमेंट्स आर P टैग एंड div। तो P टैग क्या होता है पैराग्राफ के लिए, div जो होता है ब्लॉक बनाने के लिए, डिब्बे बनाने के लिए। जो अभी हम टेबल के लिए रो कॉलम का करते थे, तो div क्या करता है, ये टेबल TD TR सबका काम div कर देता है अकेले। तो अगर आपको एक ये डिब्बा बनाना हो इस तरह से, तो आप क्या करोगे, पहले टेबल लोगे, फिर उसके बाद TD लोगे, सॉरी TR लोगे, फिर उसके बाद TD लोगे, राइट। लेकिन डिव में क्या होता है कि सिर्फ आप डिव ले लो, कहानी खत्म। P ले लो, कहानी खत्म। तो ये दो बहुत ही कॉमन ब्लॉक लेवल के हैं एलिमेंट्स। ठीक है ना, द P एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, डिव एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। कभी कल को कोई पूछे कि ब्लॉक लेवल के एलिमेंट कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो कॉमनली P एंड डिव है। इसके अलावा देखो, इसमें एड्रेस है, डिव है, फूटर है, मेन है, नैव है, फॉर्म है, DL DT, H1 से H6, हेडर, OL UL, ये सारे जो टैग होते हैं ये ब्लॉक लेवल के एलिमेंट होते हैं। अब बात करते हैं इनलाइन। तो अभी हमने ब्लॉक लेवल समझा, अब इनलाइन। एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। जब भी ये इसको हम यूज करते हैं जिसका नाम है स्पैन, तो ये न्यू लाइन से नहीं स्टार्ट होता है। जहां पे आप इसको रख दोगे वहीं से ये काम करना शुरू कर देगा। इसका काम होता है जैसे पंचर लगाना हुआ ठीक है, स्टेपनी का काम हुआ। जैसे बीच में आपने पूरा पैराग्राफ लगाया, कहीं स्पेशल किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड पे आपको क्लास लगानी है, तो वहां पर स्पैन का काम होता है। ठीक है ना, इस तरह से। एन इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी, दिस इज अ स्पैन एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर अक्सर ये लगाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, देखो यहाँ पर ये पूरा है, और यहाँ पर इन्होंने स्पैन लगा के अलग से क्लास कर दिया। अगर मैं इसको चाहूँ तो टेक्स्ट टेक्स्ट कलर भी हम कर सकते हैं, जिसको यहाँ पे किया। ठीक है, रेड कर दिया, एक मिनट सॉरी, कलर रेड कर देते हैं। तो सिर्फ इतना रेड हो गया। ठीक है, आप इसको फ़ॉन्ट साइज H1 H2 जो भी लगाना है वो लगा सकते हो, फ़ॉन्ट साइज वगैरह भी बढ़ा सकते हो। तो इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है। इसके बाद आ जाओ ब्लॉक लेवल में, अब डिव की बात करते हैं। द डिव एलिमेंट इज ऑफन यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर द अदर HTML। तो डिव एलिमेंट होता है वो HTML एलिमेंट में कंटेनर की तरह काम होता है। जैसे हमारा HTML वो TD TR टेबल होता है, वैसे ये भी होता है। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, यूज कंटेनर। कंटेनर मतलब बॉक्स बनाने, कंटेनर का मतलब क्या होता है, बॉक्स। जैसे अब ये पूरा मेन्यू है, ये भी डिव के अंदर आएगा, ये अलग कंटेनर है। ये पूरा हेडर का सेक्शन है, ये अलग कंटेनर है। ये साइड बार का है, ये अलग कंटेनर है। ये इधर राइट साइड बार है, अलग कंटेनर है। जो आप अभी देख रहे हो सब कंटेनर में है। तो आप इसको चाहे टेबल से बनाना हो तो टेबल TR TD करके बनाओगे, और डिव करना है तो डिव ओपन डिव क्लोज, कंटेनर बन गया। द div element has no required attribute but style, class and ID are common। आप div element के अंदर तीन एट्रीब्यूट यूज करते हो सकते हो, स्टाइल, क्लास एंड आईडी। ये सब CSS के लिए यूज होता है। ठीक है। when used CSS together with CSS, the div element can be used to style block। जैसे div है, यहाँ पर स्टाइल इक्वल टू, अब इसका बैकग्राउंड कलर जो भी देना है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो सब आप कर सकते हो। ये देखो इस तरह से आप ब्लॉक्स बना सकते हो डिव के जरिए। अगर हम यही टेबल TD TR में करते तो कितना लंबा तामझाम होता है, पहले इसको टेबल बनाते, फिर TR बनाते, फिर TD बनाते, TD के अंदर ये कंटेंट रखते।
ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, H1 लगा दिया, पैराग्राफ लगा दिया, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, इसी के अंदर, डिव के अंदर क्या हो गया, अच्छा गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे। ठीक है, ये रेड हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, तो जो भी चीजें बनती हैं, आप जो वेबसाइट बनाते हो वो डिव में ही बनती हैं। ठीक है, तो डिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझना है। कोई भी बॉक्स बनाना हो, कंटेनर बनाना हो, डिव आपको बनाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है स्पैन एलिमेंट इज एन इनलाइन कंटेनर यूज्ड टू मार्क अप पार्ट ऑफ टेक्स्ट, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। स्पैन एलिमेंट हैज नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, इस जरूरी नहीं है कि स्पैन के अंदर जरूरी हो, लेकिन आप इसके अंदर स्टाइल, क्लास आईडी, ये सब चीजें रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, जैसे ये देखो यहाँ पर किया, स्पैन लगा के, स्टाइल लगा के, कुछ भी आप CSS घुसेड़ सकते हो अंदर, इंजेक्ट कर सकते हो बीच में जहां भी जरूरत हो। देखो यहाँ पे लगाया, देखो इस तरह से इधर भी लगाया और इधर भी लगाया। ये वाला कलर अलग है, इसको हमने ग्रीन किया है, मैं इसको कर देता हूँ रेड। देखो ये रेड हो गया। तो आप ऐसे एक पैराग्राफ में मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हो स्पैन लगा के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिव एंड ब्लॉक लेवल। तो डिव और स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक है ब्लॉक लेवल और एक है इनलाइन। अब डिव को हम अच्छे से समझते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो डिव में क्या हो गया, जैसे डिव एलिमेंट इज यूज्ड एज अ कंटेनर, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि डिव का जो काम होता है कंटेनर की तरह यूज होता है। द डिव एलिमेंट इज बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, मीनिंग दैट इट टेक्स ऑल द अवेलेबल विड्थ एंड कम्स विद द लाइन ब्रेक्स बिफोर एंड आफ्टर। जब भी आप डिव लगाओगे तो ये क्या करेगा, आगे पीछे, ये देखो हमेशा नए लाइन में आ जाएगा। जब भी, जैसे ये देखो पैराग्राफ के बीच में था, लेकिन इसको जैसे यहाँ पर डिव ओपन डिव क्लोज किया तो ये नए लाइन में आ गया, तो लाइन ब्रेक हो जाता है और स्पेस ले लेता है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो ये चीज वही बता रहा है कि डिव एलिमेंट टेक्स्ट, और जितना स्पेस होता है वो पूरा कर लेता है, जब तक कि आप उसके अंदर स्टाइल नहीं लगाते हो। द डिव एलिमेंट हैज नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बट स्टाइल क्लास आईडी, और कोई ऐसी जरूरत नहीं है उसके अंदर, लेकिन हाँ स्टाइल क्लास आईडी आप लगा सकते हैं, वो मैंडेट मतलब जरूरत पड़ती है उसी, उसका तो उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। अ डिव एलिमेंट विद HTML, डिव ओपन डिव क्लोज H1 H2 जो भी आपको करना है इस तरह से दिखाई देगा। जिससे वापस चलते हैं, देखो यहाँ पे डिव है, एक इन्होंने डिव की क्लास बना ली। ठीक है, स्टाइल बना ली, इन ये इसमें इंटरनल फाइल में बैकग्राउंड कलर दे दिया। ये तो जहां जहां पे भी डिव लगेगा, अगर जैसे देखो यहाँ पर डिव नहीं लगा, अगर मैं यहाँ पर डिव लगा दूंगा, ठीक है, तो ये पहले से ही स्टाइल बना दी है इन्होंने, तो जहां जहां पे भी डिव लगेगा वहां पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। देखो ये चेंज हो गया। ठीक है ना, अब इसके अंदर मैं और कोई टेक्स्ट डालूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर BR टैग लगा देता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से ये, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है, अगर मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, देखो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा एक ही जगह से सब में। तो इस तरह से आप डिव की क्लास बना के, डिव की स्टाइल CSS बना के, जहां जहां भी डिव यूज करेंगे वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, सेंटर अलाइन करते हैं, जो अलाइन है, इफ यू हैव अ div एलिमेंट दैट इज नॉट 100% वाइड एंड यू वांट टू सेंटर लाइन इट्स CSS मार्जिन प्रॉपर्टी 0। अगर आप चाहते हो कि ये सेंटर में आए बाय डिफॉल्ट, जैसे हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम चाहते हैं लेफ्ट राइट से स्पेस रहे और हमारा जो बॉक्स है वो सेंटर में रहे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आपको मान लो जैसे ये वेबसाइट बनानी है, इधर से स्पेस इधर से स्पेस, बीच में कंटेनर वाला बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मार्जिन ऑटो कर दो बस और विड्थ दे दो, तो ऑटोमेटिक आपका बॉक्स सेंटर में आ जाएगा। समझ में आया। अब मल्टीपल डिव की बात करते हैं, यू कैन हैव मल्टीपल डिव्स, जितनी भी वेबसाइट है उसमें मल्टीपल डिव, मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं आप। जैसे देखो ये वाले, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं कोड से। देखो एक बॉक्स ये बना डिव कंटेनर, इसका बैकग्राउंड कलर स्टाइल कलर के ले लिया, इसके अंदर ये एलिमेंट है। फिर उसके बाद दूसरा डिव है, इसका बैकग्राउंड कलर ये है, इसके अंदर ये P टैग H1 है। तो जो भी, जैसे हम टेबल में खेलते थे रोज कॉलम के साथ, वैसे हम यहाँ पर डिव के साथ प्ले करेंगे। ठीक है ना, अब इसमें देखो डिव एलिमेंट साइड बाय साइड, अगर आपको साइड बाय साइड चाहिए इस तरह से बॉक्स बनाना है डिव के जरिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लोट का यूज करना पड़ेगा, जो हमने कल सीखा था CSS में। ठीक है ना, फ्लोट लेफ्ट राइट आपको कैसे करना है वो सारा समझते हैं। अब देखो थोड़ा इस वाले चीज को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर कंटेनर बनाया, डिव माई कंटेनर, एक ये आ गया। ठीक है, डिव क्लास, अब इस एक पूरा चारों तरफ से, ठीक है, एक मेन हो गया। अब उसके अंदर तीन बॉक्स हैं, तीन बॉक्स का मतलब तीन डिव ले लिया, एक डिव ये, एक डिव ये, ओपन किया क्लोज किया, ओपन किया क्लोज किया। समझ गए आप।
तो एक डिव लिया मेन जो हमारा आपका कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपका ये मेन हो गया, ठीक है। मतलब ये आपका वॉल हो गया, और उस वॉल में आपने इतने सारे रैक लगा दिए, और उस रैक में आपने इतने सामान रख दिए। हर रैक का बैकग्राउंड कलर अलग अलग हो गया, और जिसमें H2 और P टैग है, जैसे ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ तो नीचे आ रहा है, यहाँ पर साइड साइड आ रहा है, तो इसके लिए क्या किया है इन्होंने, एक डिव देखो माई कंटेनर, मतलब ये जो क्लास लगाई है, क्लास इक्वल टू माई कंटेनर, ये आगे भी आप समझोगे, अभी थोड़ा सा समझ लो। माई क्लास इक्वल टू माई कंटेनर, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि भैया जो हमने यहाँ पर क्लास बनाई है, यहाँ पे div डॉट माई कंटेनर, मतलब जहां जहां div हो, और अगर उसके अंदर क्लास कंटेनर हो, माई कंटेनर हो, तो डॉट लगा के किया, विथ 100% हो, ओवरफ्लो ऑटो हो, मतलब जितना चाहे उतने डिब्बे रख ले, इसके अंदर बॉक्सेस रख ले, ओवरफ्लो ऑटो हो, मतलब ओवरफ्लो का मतलब है कि अगर आगे बढ़े तो अपना जाता जाए, जरूरी नहीं है कि स्क्रॉल आए, ठीक है ना। फिर है वो कह रहा है कि डिव माई कंटेनर के अंदर अगर कोई उसके अंदर डिव है, मतलब एक तो ये डिव हो गया, माई कंटेनर ले लिया और उसके अंदर डिव हो, तो उसकी विड्थ 33% हो, फ्लोट लेफ्ट हो, मतलब इन सबको बाय डिफॉल्ट इसने 33% में डिवाइड कर दिया। अब अगर मुझे चार चाहिए इसके अंदर, तब देखो क्या होगा। ये हमने चार किया तो नीचे आ गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है 33.3%। अगर मैं इसको 25% कर देता हूँ, तो देखिए वो ऑटोमेटिक ये सारे एक साथ हो जाएंगे। अगर मैं फ्लोट लेफ्ट को हटा देता हूँ, एक बार इसको रिनेम कर देता हूँ, देखना एक के नीचे एक आ जाते हैं। अगर मैं इसको फ्लोट राइट कर देता हूँ, तो ये सारे राइट साइड से शुरू हो जाएंगे, देखो। तो जो लंदन वाला यहाँ पर आ रहा है वो राइट में चला गया। जब उर्दू में वेबसाइट बनानी होगी अरेबिक लैंग्वेज में, तो इस तरह से हम यूज करते हैं, फ्लोट लेफ्ट राइट, इस तरह से, ठीक है। क्लियर है। इस तरह से अगर आपको मेन्यू बनाना हो इस तरह से, तो कैसे बनाओगे, एक डिव लोगे, ठीक है, उसके अंदर ये एक डिव लोगे HTML का, फिर CSS का, जावा स्क्रिप्ट का, ऐसे 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 लोगे, और सबको फ्लोट लेफ्ट कर दोगे, सारे एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से आपका फ्लोट लेफ्ट लगा के आप कर सकते हो, और यहाँ पर आप मल्टी क्लासेस लगा सकते हो। एक क्लास इसका हो गया डिव का, और डिव के अंदर डिव, तो मतलब डिव डॉट माई कंटेनर, फिर उसके अंदर डिव, दो तरह की स्टाइल रखी। इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहा हूँ, वैसे ही आप भी देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन आएगा नहीं, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इन लाइन की ब्लॉक करते बात करते हैं। इफ यू चेंज द div element display property and block to the inline block, div elements will no longer add line break before and after and will display side by side instead of on top of each other। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक लगा देते हो, सिर्फ इनलाइन ब्लॉक लिख देते हो, तो आपको फ्लोट भी लगाने की जरूरत नहीं है, सारे बॉक्स साइड बाय साइड आ जाएंगे। तो जब हमें ये बनाना होता है ना, जब इस तरह से बॉक्स बनाने होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, इनलाइन ब्लॉक लगा देते हैं, फ्लोट करने की जरूरत नहीं होती है, बस हमने विड्थ डिसाइड कर दिया 30% है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या चीज है इसमें। यहाँ पर क्लास लगा दिया विड्थ 30%, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो जो भी आएंगे वो ऑटोमेटिक आगे 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 आते रहेंगे। अगर मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, जैसे एक चौथा ब्लॉक ऐड कर देता हूँ, देखो इसके नीचे आ गया, लेकिन पहले जब हमने लेफ्ट किया था, चौथा ऐड किया था, तो यहाँ आया था। तो ये फायदा होता है इनलाइन ब्लॉक का। एक और ऐड करूंगा, देखो उसके साथ आ जाएगा, ये आ गया। एक और ऐड करूंगा, देखो उसके साथ आ गया, ये आ गया। अगर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट करता हूँ, देखो पहले से एक रिमूव कर देता हूँ, तो इनलाइन ब्लॉक से भी वही हो रहा है, फ्लोट से भी देखो क्या होता है, फ्लोट लेफ्ट। एक मिनट, अच्छा गलत कर दिया, एक मिनट। यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आएगा, सिर्फ फ्लोट आएगा, ठीक है। देखो ये इस तरह से आ गया, चिपक गया एक दूसरे के साथ। अगर मैं इसको एक को हटा देता हूँ मान लो, ठीक है, तो इस तरह से आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनलाइन ब्लॉक है ये फ्लोट से अच्छा होता है, ठीक है। इससे भी अच्छा क्या होता है हमारा इनलाइन से डिस्प्ले, इससे भी अच्छा होता है फ्लेक्स। अभी आप जब एलिमेंटर में काम करते थे, तो जो आप एलिमेंट यूज करते हो, ब्लॉक्स जो यूज करते हो, फ्लेक्स यूज करते हो। CSS में हम डिटेल में फ्लेक्स में सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप जो नॉर्मल सी चीज है जो हमें पता लग रही है उसको करो।
The CSS Flexbox layout module was introduced to make it easier to design flexible, responsive वेबसाइट जब बनाने लग गए तो हर बंदा बूटस्ट्रैप नहीं यूज करना चाहता या नहीं जानना चाहता, उसको नहीं यूज करता है, ठीक है ना। तो क्या करता है वो, फ्लेक्स यूज करता है, फ्लेक्सिबल रेस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग फ्लोट और पोजिशनिंग। बिना फ्लोट या पोजिशनिंग को यूज किए हुए हम फ्लेक्स के जरिए वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो ये सीएसएस में एक फ्लेक्स कमांड अलग से आ गई। टू मेक द सीएसएस फ्लेक्स मेथड वर्क अराउंड द div एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट कैन गिव एंड गिव इट टू स्टेटस ऑफ फ्लेक्स कंटेनर। जैसे एक हमने कंटेनर बनाया, डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स, यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक था जो आगे आगे जा रहा है, यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। और फिर इसके बाद एक माई कंटेनर बनाया, फिर हमने बताया अगर माई कंटेनर के अंदर डिव है तो उसकी विड्थ 33% होगी। देखो इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो वही चीज है जो इनलाइन ब्लॉक से आ रही थी, वही चीज फ्लेक्स से इधर किया। यहाँ पर स्टाइल लगाया, ओपन स्टाइल क्लोज, फिर माई कंटेनर की डॉट करके क्लास बना लिया। डॉट से जब हम बनाएंगे तो क्लास बनेगा, हैश लगाएंगे तो आईडी आ जाएगी, ठीक है, इसको क्लास के बजाय आईडी बोलेंगे। डिस्प्ले हमने फ्लेक्स दे दिया क्या, ताकि रेस्पॉन्सिव बने। फिर हमने माई कंटेनर मतलब हमने कहा भैया जहाँ पे माई कंटेनर यूज होगा उसके अंदर जो डिव होगी उसकी विड्थ 33% होगी। तो देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये माई कंटेनर है, उसके अंदर जो दूसरी डिव है उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो 33% है। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रिड, जो आप अभी एलिमेंटर में आप सीख रहे थे। तो यहाँ पर देखो ये ग्रिड का कमांड है। अगर आपको ग्रिड यूज करना है तो आप क्या करोगे, डॉट ग्रिड कंटेनर, यहाँ पे नाम बना डिस्प्ले ग्रिड, वहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स था, यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड है। ग्रिड हो गया, आपका फ्लेक्स आ गया, एक इनलाइन ब्लॉक हो गया। तो ये तीन है। ग्रिड टेम्पलेट में कितने कॉलम चाहिए आपको, 33 33 33। अगर आपको 4 कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे 25% कर दो, इसको भी 25 कर दो, ठीक है, इसको भी कर दो 25। यहाँ से ही आप डिफाइड कर लोगे ग्रिड का। देखो ये 4 हो गया, एक की जगह इसने छोड़ दी। अगर आप इसके अंदर चौथा वाला लेके आओगे, ठीक है, चौथा ग्रिड, देखो इसके साथ एडजस्ट हो गया। अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो एक H1 हो गया, फिर पी टैग हो गया, फिर देखो एक मेन ग्रिड ले लिया, ग्रिड का कंटेनर मेन ले लिया, जैसे यहाँ पर हमने बनाया था, ये क्लास का नाम आ गया। आप इसको अपने नाम से कुछ भी कर सकते हो। फिर हमने बनाया कि भैया देखो इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो ग्रिड में आएंगी, डिस्प्ले जो होगी ग्रिड में आएंगी। तो देखो सब में लगा हुआ है। इसके अंदर और कोई क्लास नहीं दिया, बस बैकग्राउंड चेंज किया। और यहाँ पर बता रखा है कि ये हमारे पास 4 बॉक्सेस होंगे, 4 कॉलम की जगह बना दी 25% 25%। अगर 2 बनाना है तो हम 2 बना लेते हैं, 50% 50%। हमने कहा भैया देखो ग्रिड 50% 50% में होगा, 2 इधर है 2 इधर है, अपने आप आ गए देख लो, ठीक है। अगर मैं एक को रिमूव भी कर देता हूँ ना तो यहाँ पर रहेगा बस ये। तो जब डायनामिक वेबसाइट बनानी होती है, जैसे ग्रिड ऐड हुआ, फिर उसके बाद एक ग्रिड और ऐड हो गया, देखो नीचे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यह भी एक अलग से डिव का हमारी एक प्रॉपर्टी। तो डिव क्या है, डिफाइन अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट ब्लॉक लेवल, ये ब्लॉक लेवल है। इन लाइन लेवल आपको बता ही दिया, वो स्पैन है। अब बात करते हैं क्लास की। सो द HTML क्लास एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई अ क्लास फॉर एन HTML एलिमेंट। जो क्लास होता है एक HTML एट्रीब्यूट है, इट्स यूज टू स्पेसिफाई क्लास, मतलब जैसे हम CSS वगैरह लिखते हैं एक अलग से हम क्लास बना लेते हैं कि भैया इस कैटेगरी में ये चीज होनी है। मल्टीपल HTML एलिमेंट्स कैन शेयर सेम क्लास, ठीक है। एक क्लास आप मल्टीपल HTML के, जैसे डिव है उसमें आप यूज कर सकते हो, पैराग्राफ में यूज कर सकते हो, H1 में यूज कर सकते हो, एक ही क्लास को। द क्लास एट्रीब्यूट इज ऑफन यूज टू पॉइंट टू अ क्लास नेम इन अ स्टाइल शीट। हमेशा ये स्टाइल शीट से शुरुआत होती है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज बाई अ जावा स्क्रिप्ट टू एक्सेस मैनिपुलेट, मतलब जो आप क्लास बनाओगे CSS के फाइल में या HTML में, वो जावा स्क्रिप्ट में भी यूज होती है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वी हैव 3 div elements with the class attributes with the value of city, all of the city। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे पहले देखो एक क्लास बनाई इन्होंने सिटी के नाम से, और उस क्लास को 3 बार यूज किया है, ठीक है। एक डिव ये, एक डिव ये, एक डिव ये, 3 बार यूज किया। जैसे उसने बताया ना कि आप एक बार क्लास बनाओ, मल्टीपल टाइम्स आप यूज करो। तो इसका फायदा क्या होता है, जैसे आपने 500 पेज हैं, 500 पेज में आपने 5 5 बार यूज किया, तो 2500 बार आपने एक क्लास को यूज किया। अब आपको चेंज करना है तो आप बार बार 2500 जगह पे नहीं जाओगे, आप स्टाइल शीट में जाके एक क्लास में चेंजेस करोगे, 2500 जगहों पे आराम से अपने से चेंज हो जाएगी चीजें।
तो जैसे यहाँ पर क्या किया है, चाहे ये इंटरनल ले लो चाहे एक्सटर्नल ले लो, सिस्टम सेम है। एक्सटर्नल में भी यही सारा होगा। डॉट लगा के आपको क्लास का नाम देना है, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। अब यहाँ पर जो भी आपको अपने स्टाइल लगाने हैं वो लगा लो, जैसे बैकग्राउंड कलर टोमेटो, कलर वाइट मतलब जो टेक्स्ट कलर होगा, बॉर्डर कलर दे दिया 2 पिक्स सॉलिड ब्लैक, मार्जिन 20 पिक्सल दे दिया, पैडिंग 20 पिक्सल दे दिया। अब इसको समझते हैं, देखो यहाँ पर ये देखो इस तरह से बना है, ठीक है। तो अभी जैसे अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेड, तो देखो जहां जहां पे भी ये वाली क्लास, अगर मैं इसका क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ, देखो एक नहीं चेंज होगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लास चेंज कर दिया। अब सिटी वन का भी अगर मैं एक बना लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर अलग बना लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो देखो, एक मिनट, सॉरी सॉरी क्या हो गया, अच्छा इसको सिटी वन कर दिया, देखो एक ब्लैक हो गया बाकी दोनों रेड हो गए। तो ये हो गया कमाल किसका, क्लास का। तो आपको डॉट करके क्लास बनाना है, जैसे आपने वर्डप्रेस में भी देखा होगा, हम एक्सटर्नल सीएसएस में डॉट करके क्लास बनाते थे और वहां जाकर हम यूज कर लेते थे। तो वही चीजें यहाँ देखो यूज किया गया है, जैसे आप अपने एलिमेंट में यूज करते थे एलिमेंटर में, और यहाँ पर क्लास एक्सटर्नल सीएसएस में जैसे बनाते हैं प्लगइन में, उस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद अब चलिए नेक्स्ट, द क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन एनी एचटीएमएल एलिमेंट, कहीं भी यूज हो सकता है। द क्लास नेम इज केस सेंसिटिव, ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं कि आप क्लास बना रहे हो स्मॉल लेटर में और यूज कर रहे हो कैपिटल लेटर में, तो ऐसा नहीं चलेगा। यू कैन लर्न मच मोर, इसको छोड़ दो। अब इस सिंटैक्स समझते हैं, ठीक है। द क्लास जो होता है राइट पीरियड्स, यहाँ पर देखो ये जो डॉट है, डॉट लगा के स्टार्ट किया जाता है, फॉलोड बाय अ क्लास नेम, देन डिफाइन द सीएसएस प्रॉपर्टीज विद इन द क्लास, ब्रेसेस ब्रेसेस पैरेंथेसिस जो भी आप बोलते हो वो वाला बना लो। हिंदी में हम लोग जब पढ़ते थे तो बोलते थे बड़ा वाला ब्रैकेट ठीक है, बड़ा वाला छोटा वाला मझला वाला ये सब पढ़ते थे। अब तो यहाँ पे अलग अलग लोग बोलते हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर स्टाइल में देखो वही चीज है, क्लास बना लिया गया है सिटी के नाम से, बैकग्राउंड कलर कलर पैडिंग वगैरह दिया, जहां जहां भी यूज करना है वहां पर यूज कर लिया। अब आ जाओ जी मल्टीपल क्लासेस। HTML एलिमेंट्स कैन बिलोंग टू मोर देन वन क्लास, मतलब एक HTML में आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो, यूज कर सकते हो, बना सकते हो। टू डिफाइन मल्टीपल क्लासेस सेपरेट द क्लास नेम विद द स्पेस, जैसे डिव क्लास सिटी एक बना है और एक मेन बना है, तो मतलब एक ही डिव में आप दो CSS यूज कर सकते हो, जो सबसे नजदीक होगा ना वही काम करेगा। मतलब जैसे अगर आप डिव ओपन करोगे डिव क्लोज करोगे तो मेन सबसे नजदीक में है, फिर सिटी है, तो पहले मेन वाला काम करेगा फिर सिटी वाला काम करेगा। द एलिमेंट विल बी स्टैक्ड अकॉर्डिंग टू द ऑल क्लासेस स्पेसिफाइड in the following example. The first S2 elements belongs to both the city class and also the main class and will get the CSS style from both of the classes। जैसे ये S2 है, सिटी भी है, मेन है, इसमें दोनों क्लासेस से ये चीज उठाएगा और इसमें सिर्फ सिटी क्लास से उठाएगा। इसको समझते हैं, देखो यहाँ पर इन्होंने एक क्लास बनाई डॉट सिटी, बैकग्राउंड कलर दिया टोमेटो कलर, ये और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कलर कर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। तो मतलब जहां पे सिटी और मेन होगा वहां पर ये सारी प्रॉपर्टी काम करेंगी और साथ के साथ अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा, जैसे ये देखो पहले वाले डिव में यूज हुआ है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ मेन को, तो ये भी वैसे हो जाएगा जाकि सारे अब बीच वाले में अगर मैं स्पेस दे के मेन लगा देता हूँ, तो देखो आधा पार्ट तो वहां से उठा रहा है आधा वहां से उठा रहा है। तो आप कहोगे सर ये वाला चीज वहीं रख देते, नहीं हो सकता, कभी कभी कस्टमर बोले कि भाई मेरे को कुछ जगह पे सिटी लेफ्ट राइट अलाइनमेंट में चाहिए, कुछ जो है राइट में चाहिए, कुछ जगह सेंटर में चाहिए, तो आपको हर जगह 3 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो आप लेफ्ट राइट सेंटर के लिए अलग अलग से बना लो, कहीं कहीं फोंट साइज चेंज करना होगा, कहीं फोंट कलर चेंज करना होगा, तो जहां पे मेन लगेगा वहां पर इस ये वाला, तो सिटी के साथ मेन, आप इसके साथ और मल्टीपल कर सकते हो। जब प्रोग्रामिंग होगी, जब कोई सॉफ्टवेयर बनेगा उसमें कंडीशन लगता है तो वहां पर ये सब चीजें काम आती हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स कैन शेयर सेम क्लास, मतलब डिफरेंट HTML एलिमेंट कैन पॉइंट टू द सेम क्लास, मतलब इन द फॉलोइंग एग्जांपल के तरीके से देखो, S2 है सिटी यूज हुआ है, फिर क्लास जो पैराग्राफ है उसमें भी यूज हुआ है, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स में भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि S2 है तो S2 में यूज होगा, पी टैग है तो पी टैग में ही होगा। वो जो क्लास है वो कहीं भी यूज हो सकती है। देखो ये एक जगह बनाई गई क्लास, यही जो है आपको S2 में भी यूज हुआ है, यही पी टैग में भी यूज हुआ है, देखो यहाँ पर यूज हुआ तब भी अप्लाई हो गया, यहाँ पर भी यूज हुआ तब भी अप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं।
यूज ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट इन जावा स्क्रिप्ट, आवा जावा स्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो ये जावा स्क्रिप्ट है, यहाँ पर क्लास नेम देखो ये सिटी। जावा स्क्रिप्ट में जब हमें क्लास लगाना होता है, एचटीएमएल में लगाना होता है तो सिर्फ क्लास इक्वल टू डबल कोट में डाल सकते हैं, यहाँ डाल देते हैं। लेकिन अगर इसमें करना होता है तो हम बाई क्लास नेम लिख के यहाँ पर क्लास लगा देते हैं। देखो ये जावा स्क्रिप्ट है, जब आप जावा स्क्रिप्ट सीखोगे तो भी ये काम आएगा। समझ गए कैसे क्लास लगाते हैं, वो चीज़ है। तो इस वाले में हमने ये समझा कि क्लास हम कैसे यूज करेंगे, कितनी तरह के यूज करेंगे। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। एंड जैसे क्लासेस है वैसे आईडी आएगा। बस फर्क क्या है, क्लास में डॉट से स्टार्ट होता है, आईडी में हैश से स्टार्ट होता है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। द HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element. You cannot have more than one element with the same ID in an HTML document. एक फर्क और है, डॉट और हैश के अलावा आईडी जो होती है वो एक बार यूज होती है पूरे डॉक्यूमेंट में। जो वन पेज स्क्रॉलिंग की वेबसाइट बनाई जाती है वो इसी हिसाब से बनाई जाती है। तो वहां पे क्या होता है कि एक जगह आप क्या करोगे, हैश लगा के यहाँ पर आपने दे दिया, जब इस पे कोई क्लिक करे तो एक आपने आईडी बना दी जहां पर आपको लेके जाना। जैसे आप क्लिक करोगे बोल्ड यहाँ पर आ जाएगा, वो आगे हम समझेंगे, ठीक है। ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती आईडी, क्योंकि आईडी सिर्फ क्या होता है, आईडी का मतलब क्या हुआ, एक स्पेसिफिकाइड चीजों को बताना कि हाँ इस जगह पे एक यूनिकनेस है, ठीक है ना। द आईडी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ यूनिक आईडी फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। वो आईडी जो होती है एकदम इकलौती होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही आईडी जगह जगह यूज कर लिए तो काम ही नहीं करेगा, वो कंफ्यूज हो जाए भाई मैं जाऊं कहाँ। जैसे मान लो आपने बोला कि भाई ये पेटी में सोना है, एक ये पासवर्ड है, वहां चले जाओ समुद्र के किनारे, जैसे वो पहले होती थी वो, है ना, फिल्में आती थी, वो आता था पासवर्ड देता था, वो बोलता था XYZ। अब सामने वाले तीन खड़े हैं, तीनों XYZ पर बोल रहे हैं, तो वो किसको देगा। लेकिन एक बंदा जो पासकोड जिसका मैच करेगा उसी को वो सोना दे देगा, ठीक है। तो वही चीज है, अगर आपने एक जगह आईडी बनाई और वो आईडी आपने जहाँ पे मेंशन की अगर मैच करेगी तभी वो वहां पर उस पोजीशन पर जाएगा, नहीं तो नहीं। द सिंटेक्स फॉर आईडी कैसे राइट किया जाता है, हैश से, हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय एन आईडी नेम, देन डिफाइन द CSS प्रॉपर्टीज विद इन द करली ब्रेसेस। ठीक है, समझते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने हैश टैग लगाया और यहाँ पर एक आईडी का नाम दे दिया, डॉट के जगह आईडी का नाम दे दिया, और ये बैकग्राउंड कलर, ये कलर पैडिंग, ये प्रॉपर्टीज दे दी। अब इन्होंने यहाँ पर H1 में आईडी लगा ली, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना ये आईडी बार बार यूज नहीं होगा। द आईडी इज नेम केस सेंसिटिव। द आईडी नेम मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कैरेक्टर, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आईडी जो होता है नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, कैरेक्टर से होगा। एंड मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, बीच में कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी समझते हैं। अ क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल एचटी एलिमेंट्स, while an ID name must only be used by one HTML element within the page। मतलब क्लास जो होता है एक ही जगह, एक क्लास जो होता है मल्टीपल जगह यूज हो सकता है, लेकिन जो आईडी है एक पेज में एक ही जगह यूज होगी, दूसरे पेज में फिर से यूज हो जाएगी, लेकिन एक पेज में एक ही जगह यूज होगी। ये डिफरेंस है, ठीक है ना। HTML बुकमार्क विद आईडी, अगर आपको बुक मार्किंग वगैरह करना होता है तो इसके जरिए हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा समझते हैं। जैसे ये चैप्टर 4 है, इस पे क्लिक किया, देखो चैप्टर 4 पे आ गए। ऐसे वन पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट बनती है ना, चैप्टर 10 पे क्लिक किया, देखो स्क्रॉल किया, सामने चैप्टर 10 आ गया। तो ये क्या हुआ, बुक मार्किंग है, इसको बुक मार्किंग बोलते हैं, एंकरिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो ये है, हमने यहाँ पर क्लास आईडी लगा ली C4 C10, यहाँ पर लगा लिया। और हम क्या किए, और हर जगह देखो ये P टैग वगैरह ये सारा लगा हुआ है, देखो यहाँ पर C4 लगा लिया, ये आईडी इक्वल टू C4 कर दिया। यहाँ पर हमने HREF करके यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पर आईडी दे दी। तो इसको बताया कि भैया तू एक काम कर, जहां पे तुझे आईडी मिले C4 वहीं जाके रुक जाइयो। तो इसने क्या किया, यहाँ पे C4 पे क्लिक किया, यहाँ पे आईडी मिल गई तो यहाँ के रुक गया। अगर ये दो जगह लग जाए ना तो ये जो पहले मिलेगा उसी को दे के चला आएगा। अगर मैं चाहूँ ये आईडी कहीं और भी लगा दूं तो देखो क्या होता है। मैं सी इसमें भी लगा देता हूँ, है ना, यहाँ भी लगा देता हूँ। कहाँ पर, 18 में रन करता हूँ, देखो यहीं पे है ना, जबकि इसको 18 पे क्यों नहीं गया। लेकिन अगर मैं इसको शुरू वाला हटा देता हूँ, चैप्टर 4 वाला हटा देता हूँ अगर, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अब देखना, तो ये 18 पे चला गया। मतलब पहले जो मिलेगा उसको देके चला आएगा, ठीक है। इसको और कुछ नहीं मतलब है, सिर्फ ये इसको बोलते हैं बुक मार्किंग या एंकर टैग बोलते हैं इसको बेसिकली, ठीक है ना।
सो ऐड अ लिंक इस तरह से आप बना सकते हैं। आप किसी वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकते हैं, वहां पर हैशटैग लगा के आईडी लगा सकते हैं और जंप करा सकते हैं उसको जहां पे भी लगाना हो, ठीक है। यूजिंग द आईटी एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में इस तरह से यूज होता है, सिंपल माई हेडर लगाया हुआ इन्होंने, कहानी खत्म। बाकी जब आप जावास्क्रिप्ट करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। सो आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है, डिव, क्लास और आईडी, ठीक है ना। ये हमेशा आपके काम आएगा। आई फ्रेम की बात करते हैं। आई फ्रेम का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को एक बॉक्स में दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट में। जैसे अब ये वेबसाइट है, ठीक है। द HTML आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ पेज। आप किसी और की चीज आप आई फ्रेम में दिखा सकते हो अपनी वेबसाइट में। तो करना क्या होता है, आई फ्रेम इक्वल टू SRC, यहाँ पर यूआरएल दे दो, टाइटल दे दो, दैट्स इट, ठीक है। ये देखो ये आ गया। और हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हो, चलो समझते हैं इसको। देखो ये आ गया आई फ्रेम SRC, यहाँ पर दिया गया है पेज का नाम, जो भी पेज वहां पे होगा। अगर मैं इसको https://www.google.com कर देता हूँ तो देखो क्या होगा इसी के अंदर। अब ये तो नहीं खुल रहा है, एक पैनल इन्फोटेक करके देखता हूँ। देखो ये हमारी वेबसाइट आ गई यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है ना। वो भी रेस्पॉन्सिव में आ गई। अगर मैं इसको चाहूँ तो 300 करता हूँ हाइट, तो हाइट 300 हो जाएगी। आप इस तरह से कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। विड्थ है, आप विड्थ 400 कर लो, ठीक है। इस तरह से हो गया, ठीक है। तो आई फ्रेम में आप कुछ भी दिखा सकते हैं, कितना भी पार्ट दिखा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। और ये अक्सर काम आता है, जैसे कोई कैलकुलेटर हो गया या कोई भी ऐसी चीज होगी जैसे दूसरे वेबसाइट की अपने वेबसाइट पे चीजें दिखानी होती है तो हम आई फ्रेम के जरिए दिखाते हैं। और यू कैन ऐड स्टाइल एट्रीब्यूट टू यूज CSS हाइट एंड विड्थ। यहाँ पर आप स्टाइल एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं तो काम करेगा। आई फ्रॉम में अगर आपको बॉर्डर रिमूव करना है तो स्टाइल बॉर्डर नन कर देना, तो ये बॉर्डर नहीं आएगा। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, जैसे अब यही है, ठीक है, यहाँ पर है। अब हमने यहाँ पे किया बॉर्डर नन, देखो ये बॉर्डर चला गया, ठीक है। आप ये स्क्रॉल बार भी हटा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चीज हो आप दिखा सकते हो, अपनी CSS की प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर आप टारगेट लिंक लगा सकते हैं कि भैया उस पर अगर कहीं कोई क्लिक करे तो कहाँ पर जाए, उस आई फ्रेम पे जितना देखना है देखो, उसके बाद चले जाओ। आपने देखा होगा कभी आप फॉर्म भरते हो, गूगल का कोई अकाउंट बनाते हो, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है, तो वो सब आई फ्रेम के जरिए आप कर सकते हो। चेंज करोगे जहाँ जब उसकी वेबसाइट में चेंजेस होगा तो आपके इधर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आई फ्रेम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट। बेसिक सी चीज है, क्योंकि इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे क्लिक में टू डिस्प्ले, यहाँ पे क्लिक किया तो डेट एंड टाइम आ गया। कैसे करेंगे, जावा स्क्रिप्ट अगर हमें यूज करना है तो स्क्रिप्ट से यूज करते हैं। जैसे हम CSS के लिए स्टाइल यूज करते थे, HTML के लिए HTML यूज करते थे, तो HTML स्क्रिप्ट टैग, इसका जो टैग है स्क्रिप्ट से होता है, ठीक है। और जब भी हमें कुछ दिखाना होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी के जरिए दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, बेसिक चीज है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे डेमो है, इनर हेलो स्क्रिप्ट। अब इसको समझते हैं। जब भी हमें कुछ टेक्स्ट दिखाना होता है तो हम देखो इस तरह से हमने स्क्रिप्ट लगाया, यहाँ पे डेमो लिखा है, हेलो स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट लगाया। इसको हमें यहाँ पर, ये तो बाय डिफॉल्ट आपका आ ही गया, जहां पर भी ये आईडी होगी, ठीक है, PID डेमो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर डेमो 1 कर देता हूँ आईडी को तो नहीं दिखेगा ये जावा स्क्रिप्ट। क्यों, क्योंकि ये जो आईडी है वो यहाँ पर है, जैसे हमने क्लास बनाई थी ना वैसे। और इस क्लास के अंदर इनर HTML इक्वल टू हेलो जावा स्क्रिप्ट, ये यहाँ पर है। तो इसलिए इसका काम क्या होता है, आप एक जगह कंटेंट चेंज करोगे हर जगह चेंज हो जाएगा अपने आप। तो जावा स्क्रिप्ट का काम ही क्या होता है, एनिमेट करना, टाइम को बचाना, कोड को कम करना, यही काम होता है जावा स्क्रिप्ट का, तभी तो उसकी वेबसाइट हल्की होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। आप यहाँ पर देखो डेमो, यहाँ पर लिखा है, ये आईडी है, देखो अलग अलग आईडी बनी हुई है। स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इतना है, कलर इस तरह से है, फॉन्ट साइज ये, तो आप क्लास बना सकते हैं स्पेशली। देखो यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये चीज डेमो है, तो हमने यहाँ पे बोला कि भैया ये डेमो आईडी है, ये टेक्स्ट है। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पर जो जो भी यहाँ पर इन्होंने फंक्शन बनाया है वो इस तरह से होगा, ये फंक्शन काम आ जाएगा यहाँ पर ऑन क्लिक।
तो क्या हुआ यहाँ पर, पी आई डी इक्वल टू डेमो कर दिया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आईडी है, ये फायर हो जाएगा। जो भी क्लिक मी करेंगे तो जो भी यहाँ लिखेंगे वो यहाँ फायर हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन लगाया, माई फंक्शन बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी किया, डेमो डेमो डेमो, फॉन्ट स्टाइल इतना, कलर इतना, बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, स्टाइल डॉट ये। और यहाँ पर कर दिया बटन टाइप, बटन ऑन क्लिक, मतलब हम इसको बोल रहे हैं कि भैया ये बटन बन जाएगा, और ऑन क्लिक माई फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है माई फंक्शन, वो यहाँ पर नाम आ गया। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तब भी ये बटन काम नहीं करेगा, देखो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर माई फंक्शन है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आईडी अलग हो गई। तो आईडी का बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पर क्लिक मी है, तो जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया, क्लिक मी पे, तो ये माई फंक्शन गया यहाँ पे, बोला भैया खोल पिटारा जल्दी से, आदेश आ गया है। तो यहाँ पर जैसे हो गया, तो उसने बोला फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट का साइज 25 रेड, और ये जैसे क्लिक किया देखो ये हो गया। तो इस तरह से डायनामिक चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो जावा स्क्रिप्ट बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये भी आप आगे सीखोगे, समझोगे थोड़ा सा। वैसे हमारा पार्ट नहीं है, हमारा मेन जो रोल है एच टी एम एल सी एस एस बूट स्टैप का, बट थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट भी कवर करेंगे। तो इस तरह से है। अगर आपको एच टी एम एल में लगाना है तो नो स्क्रिप्ट आप लगा सकते हो, इसको छोड़ दो, ये समझ से बाहर है, ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका जावा स्क्रिप्ट का हो गया, ठीक है ना। सो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।